गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। अब हम लोग ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के यूँ मान लीजिए कि लास्ट पार्ट की तरफ लगभग हम लोग मूव कर चुके हैं। अब इससे पहले वाले वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है। डाउट्स या जो कुछ भी होंगे वो मैं डिस्कस कर लूँगा। अभी प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखना कि जो अगले वीडियो हम लोग बनाना चाह रहे हैं, जो मैं बना रहा हूँ, ये स्पेशली और एक एडवांस कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का नाम दे रहे हैं, इससे रिलेटेड है। पहले नंबर पर देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से डिस्कस नहीं हो सकती। जैसा मैंने आपको बोल रखा था, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग वो डायमैग्नेटिक शो होता है कि डायमैग्नेटिक नेचर दिखाएगा, लेकिन रियल में प्रैक्टिकली वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। देखो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। पैरामैग्नेटिक का मतलब सिंपली ये है, अगर कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है, और अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल होता है तो डायमैग्नेटिक होता है। अपने केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? अगर सब के सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो हमारा मॉलिक्यूल या आयन या कंपाउंड डायमैग्नेटिक नेचर दिखाएगा, और अगर सब के सब या एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर, स्पेशली वो मॉलिक्यूल या आयन कंपाउंड जो भी होगा वो शो करेगा। तो हमारे कहने का सिंपल मतलब क्या है कि हम लोग इसी पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आप लोग ध्यान से इसको देखना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है, मतलब इसको MOT के नाम से हम लोग सिंपली ध्यान में रखते हैं। अब ये जो थियरी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी दी गई है, ये देखा जाए ये हम मान सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन से भी एडवांस कॉन्सेप्ट है, और इसमें वेव नेचर को कहीं ना कहीं हम लोगों ने ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को हम लोगों ने कंसिडर किया है। तो F फंड और RS मुलिकन के थ्रू 1932 में ये कंसेप्ट दिया गया है। तो हम लोगों को क्या करना है कि इसी की तरफ थोड़ा सा मूव करना है, आपको समझाना है। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट फीचर की बात कर लेते हैं। ज़्यादातर फीचर पहले वाले कॉन्सेप्ट से लगभग मैच करेंगे, थोड़ा सा कहीं कहीं डिफरेंस क्रिएट होगा। Molecular orbital are formed by combination of atomic orbital of nearly same energy and proper symmetry। जैसा कि आपने हाइब्रिडाइजेशन में देखा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल वही एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहे थे जो नियरली सेम एनर्जी और प्रॉपर सिमेट्री के थे। वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा वो हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनेगा, लेकिन इनकी एनर्जी और इनकी सिमेट्री प्रॉपर होनी चाहिए। इसके आगे देखो, इन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेकिन जब भी एटम मॉलिक्यूल में चेंज होगा, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, तो वो नया ऑर्बिटल क्रिएट करेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको नाम देंगे, और इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अवेलेबल होगा, प्रेजेंट रहेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर नॉट एसोसिएटेड विथ एनी पर्टिकुलर एटम बट बिलोंग टू न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एटम्स constitute the molecule. Thus, an atomic orbital is monocentric while a molecular orbital is polycentric। क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि हमारा मॉलिक्यूल एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होता है वो सिंगल न्यूक्लियस के फील्ड में रहता है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो रहते हैं वो सिंगल न्यूक्लियस के फील्ड में रहते हैं, लेकिन जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो उस केस में हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो जाता है, उसके जगह पे पूरे एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। कैसे बनता है, कितने बनेंगे, कब बनेंगे, तो वो सब सिचुएशन हम लोग आगे इसमें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे एटम्स इन्वॉल्व हैं मॉलिक्यूल के बनाने में, उन सब एटम के न्यूक्लियस के फील्ड में हमारा वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अवेलेबल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये मोनोसेंट्रिक है, केवल एक सेंटर है, वो न्यूक्लियस है। मतलब पॉजिटिव सेंटर केवल सिंगल है जिसको आप न्यूक्लियस का नाम देते हो। लेकिन जब भी हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा तो ये पॉलीसेंट्रिक नेचर दिखाएगा,
मतलब इसमें जितने भी एटम्स इन्वॉल्व होकर के मॉलिक्यूल बनाएंगे उस सब एटम के न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट यहाँ रहेगा। ये मैं सिंपली बताना चाह रहा हूँ। अगले केस में द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी आपको पहले से ही पता है हाइब्रिडाइजेशन वाले केस में कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते थे उतने ही हाइब्रिड बनते थे। वैसे सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे बनेंगे वो उतने ही बनेंगे जितने कि हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, कंबाइंड होंगे। हाफ ऑफ द न्यू ऑर्बिटल मॉलिक्यूल, जो भी जितने भी हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नए वाले बनेंगे उसमें हाफ, आधा क्या बनाएंगे यहाँ पर, हैव लोअर एनर्जी, ध्यान देना, देन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल का जिससे हमने कंबाइंड करके मॉलिक्यूल बनाया है उसकी एनर्जी से उनकी एनर्जी लोअर आएगी और उनको हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देंगे। ध्यान देना इसको, ये बड़े काम का पॉइंट है। कभी कभी इस पर क्वेश्चंस भी आपके सामने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग पर पूछ सकते हैं, ये है क्या, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल जितने मिलेंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर बनेंगे, लेकिन उसमें से हाफ लोअर एनर्जी के बनेंगे जिनको हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देंगे, एंड अदर हाफ ऑफ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव एनर्जी ग्रेटर देन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। और आधे जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज़्यादा होगी और उनको हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देंगे। ये सब पॉइंट हमारे लिए बड़े काम के हैं, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखना कि अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का केस क्लियर होना ही चाहिए। अभी मैं इसको और डायग्राम से क्लियर करूँगा, अभी तो हम लोग केवल बेसिक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर देखा जाए जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन फिलिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, अबाउ रूल्स, हुन्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी एज इट इज़ इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर कोई नया रूल फॉलो नहीं होगा। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी स्टार्टिंग विद द ऑर्बिटल ऑफ लीस्ट एनर्जी। अब आपको पता है कि सबसे लोअर एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर उससे ज़्यादा वाले एनर्जी में आएगा। ये जो रूल है ये अबाउ रूल्स है। तो अबाउ रूल के अकॉर्डिंग मतलब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी होगी, यहाँ पर कोई और रूल्स फॉलो नहीं होना है। कहने का मेरा मतलब सिंपली ये है। और इसके आगे थोड़ा हम लोग बढ़ना चाहेंगे, अगले पॉइंट की तरफ देखा जाए। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल कैन यहाँ पर अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। आपको पता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, जैसा कि आपको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पता ही। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उनकी स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होगी। लास्ट पॉइंट जो है वाइल फिलिंग डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखो यहाँ पर एक नया वर्ड आया है डीजेनरेट। ये वर्ड कहीं पर भी अगर फॉलो हो तो इसका मतलब सेम एनर्जी की बात की गई है। तो वाइल फिलिंग डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, या अगर डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल भी हम लगाएंगे तो इसका मतलब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल की बातें हो रही हैं, इसलिए डीजेनरेट वर्ड यहाँ पर लगाया गया है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक्स प्लेस until all such orbital are slightly singly occupied। ये आपका हुन्स रूल है। आपका हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का जो रूल है एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस हुआ है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो होगा। मेरे कहने का मतलब यानी एनर्जी फिलिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब के सब कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फिलिंग से रिलेटेड जितने भी हैं, जो कि हुन्स रूल, अबाउ रूल्स, यहाँ पर देखा जाए पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सब एज इट इज़ यहाँ पर फॉलो होंगे। अब इसके आगे देखा जाए, थोड़ा सा मैं बढ़ना चाहूँगा। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग नाम देते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO ऐसे नाम देते हैं। कभी भी कहीं पर भी अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारा बनेगा तो इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे उन्हीं से बनेगा। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बॉन्डेड एटम, जो कि एटम इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्ड बनाने में उन्हीं के एटॉमिक ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर देखा जाए हम लोग क्या मानते हैं, जैसे वेव मैकेनिक्स में हम लोग उसी एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव फंक्शन से साई से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब ये, इन वेव मैकेनिक्स जैसा आपको पता है कि एटम के अंदर या इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर दोनों अवेलेबल है।
तो उसी बेसिस पर अब हम लोग वेव मैकेनिक्स की बात अगर करते हैं तो उस बेसिस पर हम लोग जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको हम लोग वेव फंक्शन यानी साई से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो अब मान लीजिए एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उसका जो वेव मैकेनिक्स यानी वेव फंक्शन साई ए है, अगर एटम ए मान लेते हैं, और दूसरे का साई बी है, एटम बी मान लेते हैं। तो जब इन दोनों को एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम बनाएंगे तो उस केस में जो साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वेव फंक्शन वाला, तो ये साई ए प्लस माइनस साई बी। अब यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन देखो बन रही है, प्लस और माइनस। अगर साई ए और साई बी प्लस हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वेव फंक्शन जो इनका ऐड हो रहा है, तो इससे जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होगा, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और अगर यहाँ पर ये साई ए माइनस साई बी, या ये भी हो सकता है कि साई बी माइनस साई, ये डिपेंड करेगा, आगे इसमें डिस्कस हो जाएगा वो पॉइंट। तो उस केस में ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। मतलब क्या है, जब ये माइनस में जाएंगे तो एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल, और जब ये कह सकते हो कि प्लस में जाएंगे तो उस केस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल क्रिएट होगा, जैसा कि हम लोग पहले से ही बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की बात कर चुके हैं। तो इसको थोड़ा सा आप वेव मैकेनिक्स से बेसिस पर समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो आपको पता है वेव को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो है वेव फंक्शन को देखो हमने ये इसको साई ए मान लिया, इस वेव को हमने साई ए मान लिया है, और इसका एम्पलीट्यूड स्मॉल ए है। और साथ में देखा जाए मैंने यहाँ पर इसको साई बी जो है ये अगला वाला वेव मैंने मान लिया है, और इसका वेव फंक्शन यहाँ पर देखा जाए एम्पलीट्यूड बी है, यहाँ पर स्मॉल ए इसका एम्पलीट्यूड और स्मॉल बी इसका एम्पलीट्यूड। यहाँ पर देखो इंटरफेरेंस जो एक प्रोसेस है, जैसा आपको पहले से ही पता है कि लाइट के अंदर हमारे पास 4 फिनोमेना होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये दोनों फिनोमेना लाइट के पार्टिकल नेचर के बेसिस पर प्रूफ होते हैं, एक्सप्लेन होते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें तो दूसरे जो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस वाले फिनोमेना हैं, ये आपको पता है कि ये वेव नेचर पर प्रूफ होते हैं, पार्टिकल नेचर पर इनको प्रूफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम लोग लाइट के, इलेक्ट्रॉन के या इस तरह के माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को ड्यूल बिहेवियर का मान के चलते हैं, जैसा कि आप लोग इससे पहले भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हो, उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो यहाँ पर। तो इसमें देखो ध्यान देना अपने को ये है, स्पेशली इसमें आपको स्पेशली ध्यान ये देना है कि जब ये दोनों वेव जो हमारे पास साई ए साई बी वाली हैं, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल ए का और एटॉमिक ऑर्बिटल बी की जो वेव हैं, जिनको हम लोग वेव फंक्शन का नाम दे रहे हैं, ये अगर ये इनके जो कह सकते हो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, जो इंटरफेरेंस प्रोसेस है जिसमें वेव ऐड होती हैं या सबट्रैक्ट होती हैं, तो उस केस में अगर ये दोनों वेव सेम फेज़ में हैं, ध्यान देना मेरी बात, सेम फेज़ में, मतलब इसका जब क्रस्ट बन रहा हो उसी समय इसका भी क्रस्ट बन रहा हो, इसका ट्रफ डेवलप हो रहा है, इसका भी ट्रफ डेवलप हो रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमारी जो वेव होंगी ये आपस में ऐड होंगी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम इसको नाम देते हैं। इसको देखा जाए एम्पलीट्यूड आर एडेड अप, दोनों जो वेव्स हैं साई ए साई बी, एटॉमिक और जो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल ए और बी का ले रखा है, तो ये दोनों देखा जाए आपस में ऐड हो जाएंगी, और हमारे पास ये देखा जाए ये वाला न्यू ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्रिएट होगा, साई ए प्लस साई बी, और इस ऑर्बिटल को हम लोग देखा जाए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देंगे, और इसकी एनर्जी यानी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से लोअर आएगी। तो इस बेसिस पर आप ध्यान देना, कहने का मेरा मतलब ये। साथ में देखा जाए अगर हम इसी केस की बात करें तो अगर यहाँ पर अगर ये दोनों वेव एक दूसरे के अपोजिट फेस में हैं, मतलब इसका क्रस्ट क्रिएट हो रहा है तो अगली वाली का ट्रफ्ट क्रिएट हो रहा है, या ये वेव और इस वेव के मतलब कह सकते हो फेज़ में गैप है, डिफरेंस है, सेम फेज़ में नहीं है, तो उस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेवलप होगा और ये दोनों वेव आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगी, एम्पलीट्यूड आर सबट्रैक्टेड। अब यहाँ पर अगर हम ये मान के चलें कि ए यानी एम्पलीट्यूड ए ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड बी कम है, तो हमारी जो यहाँ पर नई वेव क्रिएट होगी सबट्रैक्शन के बाद, तो ए माइनस बी बन जाएगी। अगर यहाँ बी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ए का कम है, तो बी माइनस ए आ जाएगा। मतलब दोनों एम्पलीट्यूड के बेसिस पर ये वैल्यू डिपेंड करेगी। हम लोगों ने तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट लिया है। तो अब इससे जो हमारा एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होगा उसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग
का नाम देंगे हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल क्रिएट होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी इसकी आएगी, तो साई ए माइनस साई बी, ये कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। कहने का मेरा मतलब ये है। तो दोनों तरह के जो ऑर्बिटल हैं उनको देखो हम लोगों ने वेव नेचर पर, वेव बेसिस पर यहाँ पर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, समझने के लिए हम लोगों ने इसको यूज किया है। अब इसके अगले वाले टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहूँगा। अगला कॉन्सेप्ट इसी में हम लेकर चलना चाहेंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो अगला कॉन्सेप्ट देखा जाए, कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल किस कंडीशन में कंबाइंड होंगे। वैसे ये बेसिक फीचर में लगभग पॉइंट डिस्कस हैं, पर 2-3 पॉइंट एक बार मैं फिर से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, मतलब जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा कंबाइन हो रहा है उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम आनी चाहिए, ज़्यादा गैप एनर्जी में नहीं आना चाहिए, तब जा कर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। द एटॉमिक ऑर्बिटल पर्टिकुलरली इन कॉम्बिनेशन, यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्बिनेशन मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, मतलब क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं एटॉमिक बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करने के लिए, तो उनका जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो, मतलब ओवरलैपिंग होनी चाहिए, वो मैक्सिमम होनी चाहिए जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो सके। और सबसे लास्ट में द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, मतलब दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं मॉलिक्यूलर एक्सिस पर, मॉलिक्यूलर एक्सिस का मतलब जो 3D आप लेते हो एक्स वाई जेड, उस एक्सिस पर इनकी सिमेट्री सेम आनी चाहिए, तब जा कर के ये ऑर्बिटल हमारे कह सकते हो कि कंप्लीट होंगे, यानी इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। अब आपको पहले से ही पता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं ये 2 टाइप के होंगे, एक तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे आपको पता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते हैं, हमेशा सिंगल बॉन्ड जो सिग्मा ही होता है और पाई बॉन्ड उसके बाद बनता है। इसके बाद भी देखा जाए, जैसे मॉलिक्यूलर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी देखा जाए एक बॉन्डिंग वाला बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग वाला, मतलब लोअर एनर्जी वाला बॉन्डिंग और हाई एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग। और वही केस पाई वाले केस में भी आएगा, यहाँ पर भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले पाई ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। अभी डायग्राम से चीज़ें हमारे सामने क्लियर होंगी। एक और ध्यान में रखने की ज़रूरत यहाँ पर यह है कि देखो एनर्जी लेवल डायग्राम जो हमें देखना है, जैसे उससे पहले हम लोग ने अबाउ रूल्स में यानी इलेक्ट्रॉन फिलिंग से रिलेटेड हम लोगों ने एनर्जी लेवल डायग्राम की बात की थी, जहाँ पर केवल एटॉमिक ऑर्बिटल को कंसीडर किया गया था। अब चूँकि हमारा जो थियरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है, इसमें हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए जो एनर्जी लेवल डायग्राम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वो भी देखा जाए, एक आपको डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। चूँकि अपने सिलेबस में होमोन्यूक्लियर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे H2, O2, N2 ऐसे हैं होमोन्यूक्लियर वाले, जिनमें मतलब सेम एटम से मिल करके मॉलिक्यूल बना है। यहाँ पर हेट्रो वाले भी बन सकते हैं, CO, NO ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन वो अभी अपने सिलेबस में अवेलेबल नहीं है। केवल अपने सिलेबस में इन्हीं की बातें करनी है अपने को। तो इसमें देखा जाए, जैसे एनर्जी लेवल डायग्राम पर अगर हम आएंगे, ध्यान रखना ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। देखो नियॉन के लिए हाइपोथेटिकल वर्ड है, क्योंकि आपको पता है नियॉन मोनोएटॉमिक स्टेज में रहता है, मॉलिक्यूल नहीं बनाता, इसीलिए यहाँ पर हाइपोथेटिकल मैंने लगा रखा है। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के केस में ये एनर्जी और लेवल का डायग्राम हमारा फॉलो होगा। क्या है ये? सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ये इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल होगा। सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2pz और आगे देखिए पाई 2px, पाई 2py सेम एनर्जी वाले हैं। इसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py सेम एनर्जी वाले हैं, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ध्यान देना ये जो हमने स्टार लगा रखा है वो एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी के पैरेलल में अगर हम लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन इनको लेकर के चलें, तो यहाँ पर जो एनर्जी लेवल डायग्राम है सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, और आपको पहले से ही पता है किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये हम लोग, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होती है जो हम लोग पहले से जानते हैं, तो ऑर्डर वही का वही फॉलो होगा। इसके बाद देखा जाए
सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2px, पाई 2py सेम एनर्जी वाले इसलिए इक्वल साइन है, सिग्मा 2pz, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सबसे लास्ट में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। बस एक डिफरेंस स्पेशली आप देखिए इस वाले प्लेस पर है, यहाँ पर पूरे में नीचे से ऊपर तक अगर हमें बात करें तो केवल इस जगह पर देखा जाए डिफरेंस स्पेशली है यहाँ पर। बस इतना सा ध्यान रखना है, इस डिफरेंस को आपको ज़रूर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कहने का मतलब मेरा ये है। अब जैसे इसी केस में देख लो, सिग्मा यहाँ पहले आ गया है, ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। सिग्मा 2pz, फिर पाई और 2px 2py सेम एनर्जी वाले, इससे ज़्यादा एनर्जी वाले हैं। इस वाले केस में पाई की एनर्जी लोअर है और सिग्मा की एनर्जी हायर है। तो इतनी सी बात समझना है कि बेसिक देखो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कुछ नहीं, बिल्कुल सेम है। इसके आगे का जो सिचुएशन है सेम है, बस केवल यहाँ पर और यहाँ पर, यानी ये जो ऑर्बिटल है यहाँ पर हाई एनर्जी गेन कर रहा है, वही ऑर्बिटल लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन में लोअर एनर्जी गेन कर रहा है, और जो सिग्मा वाला यहाँ लोअर एनर्जी गेन कर रहा है, यहाँ पर हाई एनर्जी गेन कर रहा है। बस ये डिफरेंस अपने को समझना है, बाकी तो एनर्जी लेवल सेम है, एक जैसे हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको पता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स या आयंस, जो भी हम लोग लेके चलते हैं उसको बॉन्ड ऑर्डर का नाम देते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग Nb से दिखाते हैं, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग Na से शो करते हैं। तो इससे भी देखा जाए Nb माइनस Na का हाफ कर दिया जाए तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। बॉन्ड ऑर्डर ध्यान देना, यहाँ पर पॉइंट में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। अगर किसी मॉलिक्यूल या किसी आयन का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल या वो आयन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है। तो अब एक एग्जाम्पल मैं इसका ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन वाले केस से लेकर समझा रहा हूँ आपको, और एक एग्जाम्पल हम लोग लिथियम, बेरिलियम, बोरान इन वाले पार्ट से समझा रहे हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्लियर हो जाएं तब आप लोगों को कैसे, देखो यहाँ पर अभी आप देखना कि मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम आपको कैसे समझाऊंगा कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे रहे हैं। तो एक तो यहाँ पर मैं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि यही एक्सेप्शंस पार्ट है ये, क्योंकि इसी बेसिस पर इसका पैरामैग्नेटिक नेचर शो होगा। और एक इधर भी कोई हम नाइट्रोजन या कार्बन का कोई एक एग्जाम्पल ले सकता हूँ। बाकी सब लगभग एक जैसे ही बनेंगे ऑर्डर डायग्राम, आपको इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखा जाए, ध्यान देना कि अब हम अगले स्ट्रक्चर पर आएंगे। मान लो कि हम O2 मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, देखिए 2 ऑक्सीजन एटम हैं, तो इसको ऐसे देखा जाए, एनर्जी लेवल बना लीजिए। ऐसे देखो, मैंने यहाँ पर एक ऑक्सीजन को मैं यहाँ शो करूँगा, ध्यान देना इसको। यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया। इसके बाद देखा जाए 2s2, यहाँ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। और इस केस में देखा जाए यहाँ पर 2p4, 1 2 3 और एक ऑर्बिटल इसके साथ अब क्या करेगा, पेयरिंग कर लेगा, क्योंकि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए। तो एक ऑक्सीजन को देखो मैंने यूँ शो कर दिया, दूसरे ऑक्सीजन को देखो मैं यहाँ शो कर दे रहा हूँ आपको समझाने के हिसाब से। यहाँ पर मैंने दूसरे वाले ऑक्सीजन को शो कर दिया, यहाँ पर भी देखो इसी के पैरेलल में मैंने यहाँ पर इसका ऑर्बिटल शो कर दिया 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें शो कर दिया। यहाँ पर देखा जाए 2s2, ऐसे केस में देखा यहाँ पर हम 2p को दिखा दें, 2p4, 1 2 3 4, ये आपने शो कर दिया कि दोनों ऑर्बिटल डायग्राम हमारे सामने आ गए। अब इसमें देखो ये जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो हमारे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ध्यान देना, जैसे अब मान लो एक तो लोअर एनर्जी का बनेगा जिसको सिग्मा 1s का नाम दे दोगे, और एक देखो हाई एनर्जी का बनेगा जिसको हम लोग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s का नाम दे देंगे।
अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे क्रिएट होंगे। ध्यान देना, एटॉमिक ऑर्बिटल एक ये मिला, एक ये मिला, इस एटम का ये दूसरे वाले एटम का है, तो 2 मॉलिक्यूलर हमारे सामने क्रिएट हुए हैं। ये जो हमारे सामने देखा जाए सिग्मा 1s और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s है। कहने का मेरा मतलब ये है, अब आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ऑर्डर वही पुराना वाला प्रोसेस ही है। तो सबसे लोअर एनर्जी देखो इसकी है, तो पहले तो आप 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दीजिए, तो सिग्मा 1s2 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। फिर अब इसमें आ जाइए, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इधर भी हैं, तो 2 आपने एंटी बॉन्डिंग भर दिया क्योंकि ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। तो ये तो हमारे पास बीच में जो हम लोग ऑर्बिटल शो कर रहे हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं, और साइड में देखो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अब आप सेकंड वाले केस में आइए, यहाँ पर भी सिग्मा, अब ये 2s आएगा और इससे हाई एनर्जी वाले को हम शो कर लेते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। तो देखने से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया क्योंकि अपने पास 2 इधर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया। तो अब ये तो 1s और 2s तक की कहानी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब इसमें देखा जाए पी ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन की बात अपने करनी है। थोड़ा सा ये दोनों डायग्राम ऊपर नीचे दिख रहे हैं, लेकिन आप इसको पैरेलल समझिएगा, पैरेलल हम लोग इसको बनाएंगे। तो अब इस केस में अभी मैंने आपके सामने क्या समझाया था पीछे ऑर्बिटल डायग्राम में, कि पहले सिग्मा का केस आएगा इसमें और फिर पाई का नंबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप सिग्मा 2p यहाँ पर देखा जाए जेड को दिखाओगे। यहाँ पर देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम में अभी हम लोगों ने क्या लिया था, सिग्मा 2p जेड लोअर एनर्जी का है, फिर पाई 2px 2py सेम एनर्जी वाले हैं। तो यही एनर्जी है लेवल हमें वहाँ पर फॉलो करना है, मेरे कहने का मतलब है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, तो सिग्मा 2p जेड और इसके बाद देखिए पाई वाले 2 ऑर्बिटल हैं, दोनों सेम एनर्जी वाले हैं। तो यहाँ पर पाई 2px और पाई 2py, ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम कह सकते हो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है। एंटी बॉन्डिंग वाले केस में पहले से ही क्लियर है कि पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और सबसे ज़्यादा एनर्जी में सबसे लास्ट में लिखा जाए सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये डायग्राम ऐसे आप लोगों को बनाना होता है। अब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करिए, 4 इलेक्ट्रॉन इधर और 4 इधर, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 तो आपने इसमें फिल कर दिए। अब इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, इसलिए पहले तो सिंगल सिंगल फिल करोगे। अब इसके बाद देखो पेयरिंग का भी नंबर आएगा, आपने पेयरिंग कर दी, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर फिल कर दिए। हमारे पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग में अब जाना पड़ेगा क्योंकि अब और बॉन्डिंग वाले सब ऑर्बिटल कवर हो गए। तो एंटी बॉन्डिंग में दोनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले हैं यहाँ पर, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है। अब आपके सामने दिख रहा है कि ये दोनों एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन एंट्री पा जाएंगे, और ये पूरा जो हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो अनपेयर्ड हैं, इसीलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। अगर जहाँ पर सब के सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे वहीं पर कह सकते हो कि डायामैग्नेटिक नेचर आएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका आपका वही पुराना वाला। देखो अगर हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें, मान लिया जाए कि क्या बनेगा बॉन्ड ऑर्डर, तो आप देखिए पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले, और ये 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले। तो 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के हैं, और माइनस ये 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग वाले, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग वाले, 6 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग वाले हैं अपॉन 2। तो आपको दिख रहा है कि 4/2 ये वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका मतलब दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है इसके अंदर, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 आ रही है। इसका आप ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कहने का पर्पज़ है कि ये वैल्यू अलग हो सकती है,
मतलब अभी तक हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 ऐसे हम लोग डिस्कस किए हैं, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आपका उससे अलग भी आ सकता है। इसलिए ये ध्यान रखने की ज़रूरत है आप लोगों को कि ऐसा क्या है कैसे है। अभी आप देखना, इसी केस में अगर मान लो हमें O2 माइनस का केस बनाना पड़े, तो O2 माइनस का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन और आ चुका है इसमें, तो चाहे इस साइड में या इस साइड में एक इलेक्ट्रॉन आप इंक्रीज़ कर दो। O2 माइनस माइनस है तो दोनों साइड में एक एक इलेक्ट्रॉन आप इंक्रीज़ कर दो, 4 के बजाय 5 इलेक्ट्रॉन कर दो। अगर O2 प्लस है तो एक साइड में एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, क्योंकि हमेशा अगर प्लस है मतलब आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन गया होगा, आपको पहले से ही पता है, तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। अगर O2 प्लस प्लस है तो इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। तो ऐसे कह सकते हो कि आप अपना काम कर सकते हो, और ऐसे कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे O2 प्लस, O2 प्लस प्लस या O2 माइनस, O2 माइनस माइनस, ऐसे तमाम केसेस आपके सामने बन सकते हैं। तो ये तो एक डायग्राम हमारा था जिसको हम लोगों ने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग हमने समझाने का आपका प्रयास किया। अब इसके बाद देखा जाए, थोड़ा सा हम और बातें करें। अगर हम एक एग्जाम्पल इस वाले का ले लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन का ये एनर्जी लेवल है, और लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन का ये एनर्जी लेवल है। तो थोड़ा सा हम इसमें से नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। बाकी तो आप लोगों को ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ये बहुत आसान टॉपिक है। नाइट्रोजन को एज ए एग्जाम्पल, यहाँ पर भी वैसा ही सेम सिचुएशन में अप्लाई करेंगे। देखिए, ये नाइट्रोजन लिया, ये ऐसे, तो यहाँ पर भी वही सेम केस, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, और 2p3, 1 2 3, ये इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें फिल कर दिया। और इस लेवल पर भी वही सेम केस हम लेकर के चलें। यहाँ पर अगले वाले नाइट्रोजन, इधर वाले नाइट्रोजन के लिए 1s2, 2s2, और यहाँ पर 2p3, 1 2 3 4, सॉरी 4 नहीं, केवल 3 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब आपको फिर से पॉइंट पर आना पड़ेगा, सिग्मा लोअर एनर्जी वाला सिग्मा 1s, और हाई एनर्जी वाला सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। अब चूँकि दोनों साइड के अंदर 2 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इसमें फिर सेट कर दो लोअर एनर्जी वाले में, और 2 एंटी बॉन्डिंग वाले केस में सेट कर दो। तो आपने इसको सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पर आपने 1s2 कर लिया। इधर सेकंड वाले में यहाँ पर आ जाइए, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। तो आपको देखने से लग रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, ये आपने फिल कर दिया। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे इस केस में सिग्मा लोअर एनर्जी गेन कर रहा था, पाई हाई एनर्जी गेन कर रहा था बॉन्डिंग वाला, लेकिन यहाँ पर सिग्मा यानी पाई लोअर एनर्जी गेन करेगा। जैसा कि हम लोग एनर्जी लेवल में पढ़ चुके हैं, देखिए पाई की एनर्जी लोअर आएगी और सिग्मा की उससे हाई आएगी। तो वो चीज़ ध्यान में आप लोग रखना, यहाँ पर बनाते समय केवल इस वाले पॉइंट पर गैप है, बाकी और कोई गैप नहीं है। तो यहाँ पर हमारे सामने पाई 2px और पाई 2py सेम एनर्जी वाले हैं, लोअर एनर्जी, और सिग्मा 2pz, ये बॉन्डिंग वाले तीनों ऑर्बिटल आ गए, और एंटी बॉन्डिंग वाले में तो सेम वही ऑर्डर आएगा जैसा कि ऊपर आ रहा है, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और फिर ये जेड वाला सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। मतलब केवल इस पॉइंट पर डिफरेंस है, यहाँ पर सिग्मा लोअर पाई हायर बॉन्डिंग वाला, और यहाँ पर पाई लोअर सिग्मा हायर। अब हमारे पास देखा जाए 3 इलेक्ट्रॉन इधर, 3 इलेक्ट्रॉन इधर, तो पहले तो आप 2 इलेक्ट्रॉन
और 2 सिंगल सिंगल फिल करोगे, फिर पेयरिंग कर दोगे। 4 तो आपने इसमें सेट कर दिए और 2 आपने इसमें सेट कर दिए। तो पूरे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही पूरे इलेक्ट्रॉन कवर हो गए और एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। ये तो हमारा स्ट्रक्चर नाइट्रोजन का है। अब इसमें देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, यहाँ पर देखा जाए बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2 और 6, तो 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले हैं। नहीं 10, 2 to 6 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले हैं। और एंटी बॉन्डिंग वाले कितने हैं 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पाई वाले में कोई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, तो -4। तो आपको दिख रहा है कि 6 का आधा कर दोगे तो वैल्यू 3 आएगी। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, अब यह बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 3 आ रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये चीज़ अपने को क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये बॉन्ड ऑर्डर का भी केस आपके समझ में आया होगा। एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी आपके समझ में आया होगा। जैसे नाइट्रोजन को ही ले लिया जाए, अब जैसे मान लो कि N2 है तो N2 का ये पूरा डायग्राम है। अगर N2 माइनस ले लिया जाए तो या तो इस साइड में या इस साइड में 1 इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि N2 माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और आया है। N2 प्लस का अगर बनाना हो तो किसी एक साइड में 1 इलेक्ट्रॉन आपको कम करना पड़ेगा। दोनों साइड में नहीं करोगे, केवल एक साइड में, या तो इस साइड में, इस साइड वाले नाइट्रोजन का, या तो इस साइड वाले नाइट्रोजन का। उसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम तो एक ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग उतने इलेक्ट्रॉन का करोगे जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। तो इतना सा ध्यान रख लिया जाए तो अपने को बॉन्ड ऑर्डर या इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, सब हो जाएगा। दूसरी बात, और कभी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि जहाँ पर आपको कह सकते स्टेबिलिटी के बेसिस पे अरेंज करना पड़े, तो जिस किसी मॉलिक्यूल का या आयन का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और जिसका बॉन्ड ऑर्डर लोअर होगा वो कम स्टेबल होगा। इसका ध्यान रखना। अगर दो एलिमेंट या आयन के बॉन्ड ऑर्डर एक जैसे आ गए तो वहाँ पर ये देखिएगा कि जहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्टेबल होगा और जहाँ एंटी बॉन्डिंग में उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो अनस्टेबल रहेगा। ऐसे भी एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे, उसको भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो अपनी ये पूरी थियरीज़ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थोड़ा सा वीडियो बड़ा है इसलिए एक ही वीडियो में पूरा कवर करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको इतना बड़ा वीडियो बनाया है। आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखना, समझना और करना। अब अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू।